आज की इस वीडियो वार्ता में मैं हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सुप्रसिद्ध कविता हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र पर चर्चा करना चाहूँगा। पहले मैं कविता का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या। कविता है, मैं जीर्ण साज बहुछिद्र आज, तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन। मैं हूँ केवल पदतल आसन, तुम सहज विराजे महाराज। ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे यद्यपि, मैं ही वसंत का अग्रदूत। ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, मैं रहा आज यदि पार्श्व छवि। तुम मध्य भाग के महाभाग, तरु के उर के गौरव प्रशस्त। मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, तुम अली के नव रस रंग राग। देखो पर क्या पाते तुम फल, देगा जो भिन्न स्वाद रस भर। कर पार तुम्हारा भी अंतर, निकलेगा जो तरु का संबल। फल सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज, या तुम बांध कर रंगा धागा। फल के भी उर का कटु त्यागा, मेरा आलोचक एक बीज। ये छोटी सी कविता है, लेकिन ये कविता महज आकार में छोटी है। ये कवि के भीतर के उत्पीड़न को समूचे समाज के परिप्रेक्ष्य में जो वो अनुभव कर रहा है और साथ ही साथ वो सहन कर रहा है, उन सब का एक मार्मिक प्रस्तुतिकरण ये कविता है। दरअसल ये कविता निराला की चीख है। निराला के बारे में जैसा हम जानते हैं, उनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा है। बचपन में ही निराला को तमाम तरह की तकलीफ़ें उठानी पड़ी। युवावस्था में वो तकलीफ़ें बढ़ीं और प्रौढ़ अवस्था के निराला जैसे जर्जर हो चुके थे। लगातार जीवन के घात प्रत्याघात से जूझते हुए निराला निरंतर सृजनरत रहे। ये बात मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। सामान्य परिस्थितियों में लोग छोटे छोटे दुखों से उबर नहीं पाते, लेकिन निराला भीषण झंझावात के बीच से उभर कर एक बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में थीं, उनके लेखकीय जीवन में थीं, लेकिन वह सबका दृढ़ता के साथ मुकाबला करते हैं। ये कविता निराला के उसी आत्मसंघर्ष की गहन अभिव्यक्ति है। इस कविता को समझने के पहले मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि पर हमें विचार कर लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि निराला का जीवन निरंतर संघर्षमय रहा है। जीवन की जो सामान्य भौतिक परिस्थितियां हैं, पारिवारिक हालात हैं, इन सब के बीच को लगातार लड़ते रहे। बचपन में उनकी माँ बिछुड़ गई, विपरीत परिस्थितियों में उनका लालन पालन हुआ, अपने घर से दूर महिषादल राज में, और फिर वो जब अपने घर पे लौटे तब भी उनका जीवन संघर्षों से मुक्त नहीं हुआ। 1918 के प्लेग में उनकी पत्नी से विछोह हुआ और परिवारजनों की मृत्यु हुई। लेकिन गौर कीजिए कि यही वो दौर है जब तमाम तरह के संघर्षों से जूझते हुए निराला अपनी शुरुआती श्रेष्ठतम रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। 1916 में निराला ने जूही की कली जैसी कविता लिखी, जो एक तरह से छायावाद के बिल्कुल आरंभिक कविताओं में से एक है, जिसमें छायावाद के लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी कविताओं में धीरे धीरे विविधता भी आई। वे हिंदी के उन थोड़े से कवियों में हैं, बल्कि बिल्कुल ही गिने चुने कवियों में, जिनकी कविताओं में व्यापक विविधता है। इतनी विविधता बहुत कम देखने को मिलती है। वे शुरुआत में छायावाद के प्रस्तुताओं में रहे, शुरुआत करने वाले लोगों हैं। उसके बाद
छायावाद को सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने नई ढंग की दूसरी तरह की कविताएं लिखी। छायावाद का आत्म जैसे बाहर निकल आता है और वो समाज के स्व से जुड़ता है और एक नई दृष्टि लेकर निराला आगे के दौर में रचनाएं करते हैं। फिर उनकी ऐसी रचनाएं भी सामने आती हैं जिनमें उनका जीवन का अपना संघर्ष बोलता है, जिसमें समाज और उनका स्व, कवि का आत्म जैसे एक मेक हो जाते हैं। ये कविता भी ऐसी ही कविता है। व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों से जूझते हुए कवि अपने साहित्यिक जीवन में भी लगातार संघर्ष कर रहे थे। 1930 के आसपास ये संघर्ष अपने तीव्रतम पर था। एक प्रसंग इस सिलसिले में याद किया जा सकता है। निराला ने एक लेख भारत नाम की पत्रिका में लिखा था। उस लेख में उन्होंने भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किस तरह हमारे कर्तव्य, हमारा धर्म हो सकता है, इस पर विचार किया था और उसमें कुछ पौराणिक प्रसंगों का भी उल्लेख किया था। उस लेख को लेकर बड़े विवाद पैदा हुए। बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपनी पत्रिका में उस लेख को छापा, लेकिन शीर्षक बदलकर, और नया शीर्षक जो उन्होंने दिया वो शीर्षक था साहित्यिक सन्निपात। इस एक सन्निपात शब्द को लेकर ही वाद विवाद हुआ और उसके बाद चतुर्वेदी जी ने लामबंदी भी शुरू कर दी निराला के खिलाफ। नतीजा ये हुआ कि इस विवाद से निराला को मानसिक आघात भी पहुंचा। वो बहुत दुखी हुए। यथासंभव उस विवाद में उन्होंने हस्तक्षेप किया और प्रतिवाद करने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर वो लगातार परेशान होते रहे। ऐसे विकट हालात में निराला ने कुछ इस तरह की कविताएं लिखी जो उनके जो मानसिक स्थिति है उसको किसी हद तक प्रकट करती हैं और साथ ही साथ उनका सशक्त प्रतिवादी जो कवि रूप है वो भी इसके जरिए प्रकट होता है। इस पूरे विवाद और तमाम तरह के मानसिक संघात की पृष्ठभूमि में हमको निराला की इस कविता हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र को देखना चाहिए। जाहिर है कविता के शीर्षक में ही एक व्यंग्य है। निराला एक विलक्षण पद का प्रयोग करते हैं, हिंदी के सुमन। स्पष्ट है ये पद व्यंग्यात्मक है, लेकिन सिर्फ व्यंग्य नहीं है, इसमें गहरा आक्रोश भी है। यह आक्रोश निराला की सामाजिक परिस्थिति से पैदा होता है और इसलिए कविता निराला के बारे में नहीं बल्कि उस समाज के बारे में है जिसमें वो हिंदी के सुमनों को संबोधित करते हैं। कविता का जो पहला बंद है उसमें निराला एक द्वैत रचते हैं और पूरी कविता में ये द्वैत लगातार चलता रहता है। ये द्वैत मैं और तुम का है। अब गौर कीजिए, पहली पंक्ति कहती है मैं जीर्ण साज बहुछिद्र आज, और दूसरी पंक्ति कहती है तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन। पहली पंक्ति में मैं है और दूसरी पंक्ति में तुम। मैं और तुम के बीच बड़ा अंतर है और इस अंतर के बीच में है वो हिंदी के सुमन, वो व्यंग्य, वो लोग जिनको ये कविता संबोधित है, वो तुम है। जो हालात उस वक्त थे वो हालात बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं। हिंदी समाज में आज भी उसी तरह का राग द्वेष मौजूद है और इस राग द्वेष का एक कवि मन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये कविता उसी के बारे में बहुत गहराई के साथ संवेदना के स्तर पर स्पष्ट करती है। अपने बारे में निराला कहते हैं पहली पंक्ति में कि मैं जीर्ण साज बहुछिद्र आज, कि मैं ऐसे साज की तरह हूँ, एक ऐसे वाद्य यंत्र की तरह जिसमें अनेक छिद्र हैं। इस तरह कवि जैसे अपने आप को, या कवि ना कहें वाचक, जैसे अपने आप को छोटा सिद्ध करता है।
लेकिन उन्हें जिन्हें वो व्यंग्य पूर्वक हिंदी के सुमन कह रहा है, उनके बारे में वो क्या कहता है? तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन। खुद को जीर्ण शीर्ण बांसुरी की तरह जिसमें छेद ही छेद हैं, और दूसरे सुमन को सुदल अत्यंत सुंदर, रंगीन और सुवासित फूल की तरह। ये द्वैत एक विडंबना को पैदा करता है। निराला उस विडंबना की गहराई में जाते हैं और फिर उसी बात का आगे विस्तार करते हैं और फिर अपने बारे में कहते हैं, या काव्य का वाचक स्वयं के बारे में कहता है, मैं हूँ केवल पदतल आसन। मैं तो ज़मीन पर तुम्हारे कदमों के नीचे बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ, और तुम सहज विराजे महाराज। राजा और रंग के बीच, बड़े आदमी और छोटे आदमी के बीच का ये जो द्वैत है, ये इन पंक्तियों में खुलकर प्रकट होता है। लेकिन आगे निराला एक बात और कहते हैं, जो कविता का वाचक है वो कहता है, ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे। ये जो उच्च स्थिति है हिंदी के सुमनों की, जिन्हें वो सहज विराजने वाले महाराज कह रहा है, उस उच्च स्थिति से वाचक को, कविता के प्रोटैगोनिस्ट को किसी तरह की कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या स्वाभाविक गुण है जो इंसान में स्वाभाविक तौर पर होता है। लेकिन निराला कहते हैं कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं करता क्योंकि तुम बहुत बड़े हो। लेकिन मुझे आत्मविश्वास है, अगर तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम महाराज हो, तो मैं भी वसंत का अग्रदूत। ये निराला की कालजयी पंक्ति है, मैं ही वसंत का अग्रदूत। वसंत के आगमन की सूचना देने वाला, प्रकृति में नए विकास, नए परिवर्तन और नए सौंदर्य के आगमन की सूचना देने वाला कवि वसंत का अग्रदूत ही होता है, और इस भूमिका पर उसे गर्व है। निराला इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझने और स्वयं को बहुत छोटा सिद्ध करने के बावजूद कहते हैं कि मैं नव प्रवर्तन का सूत्रधार हूँ। जो नया होने जा रहा है उसके पीछे मैं हूँ। यह दंभ भरी या गर्व भरी उक्ति नहीं है, यह आत्मविश्वास से भरा हुआ कथन है। और फिर आगे निराला के जीवन की अपनी जो विडंबना है वो आगे की पंक्ति में प्रकट होती है, जहाँ एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं ही वसंत का अग्रदूत, यह आत्मविश्वास, और अगली पंक्ति में फिर वो अपनी उसी विडंबना को नए सिरे से रेखांकित करते हुए कहते हैं कि मेरी हैसियत वैसी है जैसे ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत। फिर से निराला वापस उसी दिशा में लौट आते हैं। मैं छोटा आदमी, तुम बहुत बड़े आदमी हो। एक तरफ ये आत्मविश्वास कि मैं नव प्रवर्तन का सूत्रधार हूँ, और दूसरी तरफ ये व्यंग्य भरी विडंबना कि मेरी हैसियत ब्राह्मण समाज में अछूत की तरह है। निराला के जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर भी इस तरह की विडंबनाएं हमको देखने को मिलती हैं। मसलन जब वो अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो ब्राह्मण समाज उनका बहिष्कार करता है। उपनयन करवाते हैं पुत्र का तो ब्राह्मण समाज उनका बहिष्कार करता है, क्योंकि निराला निजी जीवन में भी परंपरा को खत्म करने के लिए जैसे बद्धमूल थे, प्रतिबद्ध थे। वो तमाम तरह की बुराइयों का विरोध करते हैं, और इसलिए समाज और धर्म के पारंपरिक ढांचे में उनके विचार अट नहीं पाते हैं। निराला अपने व्यवहार में भी प्रगतिशील रहे हैं। परिवर्तन लगातार न केवल उनकी कविताओं में है, बल्कि उनके जीवन में भी है, उनके संघर्षों में भी है। और इसलिए वो कहते हैं कि मेरी हैसियत ब्राह्मण समाज में अछूत की तरह। निराला खुद जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी हैसियत उस ब्राह्मण समाज में क्या थी, इसको वो इस कविता में बयान करते हैं। और स्पष्ट तौर पर अगली पंक्ति में कहते हैं कि मैं रहा आज यदि पार्श्वत छवि। पार्श्वत छवि का अर्थ है हाशी पर।
वो केंद्र में नहीं है। निजी जीवन में, पारिवारिक या सामाजिक जीवन में वो कहते हैं कि मैं तो हाशिए पर। एक तरफ वो वसंत का अग्रदूत होने का उद्घोष करते हैं और दूसरी तरफ अपने को बहुत छोटा आदमी सिद्ध करते हुए कहते हैं कि मैं तो हाशिए पर हूँ, मैं हूँ यदि आर्य यदि पार्श्वच्छति, और तुम मध्य भाग के महाभाग, मैं हाशिए पर हूँ, तुम केंद्र में हो। मुझे जानने पूछने वाला कोई नहीं और मैं इसकी चिंता भी नहीं करता। तुमको तुम्हारी बीज की हैसियत, महाभाग की हैसियत मुबारक हो। तरु के उर के गौरव प्रशस्त, ये तुम्हारी हैसियत हो सकती है। तुम बड़ी हैसियत के हो और मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, फेंक दिया गया ऐसा पत्र हूँ जिसको पढ़ लिया गया है और जिसकी कोई उपयोगिता अब बाकी नहीं रह गई। निराला इस तरह अपने को हीनतर सिद्ध करते हैं, घोषित करते हैं और अपने प्रतिपक्षी को ये कहते हैं कि तुम बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी क्या हैसियत है ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो मेरी हैसियत है एक पत्र की तरह जिसको पढ़कर फेंक दिया गया है, और तुम्हारी हैसियत है अली के नवरस रंग राग। भौरा जैसे फूल के रस को चूसता है, उसके सौंदर्य को इस रूप में वो ग्रहण करता है। तो तुम कौन हो ये भी निराला स्पष्ट तौर पर परिभाषित करते हैं। तुम हो फूल का रस चूसने वाला भंवरा, शोषक। यहाँ जो सामाजिक असमानता है, निराला इस कविता में स्पष्ट तौर पर उसका उल्लेख करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अंततः होना क्या है? तुम्हारी बड़ी हैसियत आखिर क्या दे सकती है? क्या तुम उस फल को प्राप्त कर पाते हो जो समाज के लिए निर्मित है? देखो पर क्या पाते तुम फल, देगा जो भिन्न स्वाद रस भर। क्या ऐसा फल तुम पा सकते हो जो अलग अलग स्वाद और रस प्रदान करता हो? ये स्वाद और रस भौतिक स्वाद और रस नहीं है। आस्वाद का संबंध यहाँ काव्यास्वाद से भी है, सौंदर्य के आस्वाद से भी है। और ये सौंदर्य वस्तुओं का सौंदर्य नहीं है, ये जीवन का सौंदर्य भी है। जो बड़ी हैसियत के लोग हैं, जो राजे महाराजा हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, क्या वो सचमुच उस फल को प्राप्त कर उसके रस को, उसके सौंदर्य को ग्रहण कर पाते हैं? ये एक प्रश्न निराला यहाँ खड़ा करते हैं। कर पार तुम्हारा भी अंतर, निकलेगा जो तरु का संबल। तरु का संबल, पेड़ का सहारा। ये फल ही तो है पेड़ का सहारा। फल में बीज होते हैं और बीज ही उगते हैं धरती पर और फिर वो एक वृक्ष में रूपांतरित हो जाते हैं। तो वृक्ष बनने की, नया विकास कर सकने की क्षमता किसमें है? तुम में या मुझ में? और जब निराला उस वक्त जब कह रहे थे मैं ही वसंत का अग्रदूत, और जिस नव परिवर्तन की बात कर रहे थे, वो नव परिवर्तन दरअसल इसी बीज के भीतर छिपा हुआ है, जिसके भीतर तरु का संबल है और जो तुम्हारे अंतर को, तुम्हारे हृदय को भी पार कर उगाएगा और जीवन में नई रोशनी पैदा करेगा। ये फल जो है जीवन का फल, ये सौंदर्य, ये नायाब चीज़ है। निराला कहते हैं फल सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज़, या तुम बांध कर रंगा धागा। एक टोटका है रंगा धागा, टोटका करने से कुछ नहीं होगा। निराला अपने विरोधियों के किए गए सारे प्रयत्नों को, सारे दुस्साहस को, सारे ईर्ष्या भाव को रंगा धागा मान रहे हैं और उनकी वो जरा भी परवाह नहीं करते हैं। और इसलिए वो आगे कहते हैं फल के भी उर का कटु त्यागा। फल के हृदय के भीतर अगर कुछ कड़वा है तो तुम उसको त्याग देते हो, लेकिन मैं उसे ग्रहण करता हूँ शिव की तरह। और इसलिए मेरा जो आलोचक है वो एक बीज की तरह है, आलोचक।
साहित्यिक शब्द केवल साहित्यिक आलोचक के नहीं, ये उस समाज के आलोचक के लिए भी है जो समाज में तमाम तरह के अंतर्विरोधों को ठीक तरह से देखता परखता है और उसके अनुसार विवेचन करता है। आलोचक केवल निंदक नहीं होता, आलोचक स्थितियों का आकलन कर उसके अनुरूप जीवन की दिशा तय करने के लिए रास्ते सुझाता है। इसलिए वो नव प्रवर्तन का केंद्र है, वो एक बीज की तरह है जिससे आगे एक वृक्ष का निर्माण होगा। तो आप देखेंगे कि ये कविता एक आलोचनात्मक कविता है। ये निंदकों की आलोचना करती है, लेकिन सामाजिक जीवन में परिवर्तन की राह भी दिखाती है। और सामाजिक जीवन का ये परिवर्तन सौंदर्य परिवर्तन का भी आग्रह है, क्योंकि कविता लगातार बदलते हुए सौंदर्य की ओर ही इशारा करती है और वही उसके केंद्र में या उसकी बुनियाद में होता है। धन्यवाद।